प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 12 शुरू कर रहे हैं। शीर्षक है लखनवी अंदाज। एक व्यंग्य पाठ है। व्यंग्यकार है यशपाल जी। सबसे पहले इनका परिचय हम लेते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोज़पुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में इन्होंने ग्रहण की। इसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। वहाँ पर भगत सिंह और सुखदेव से इनका परिचय हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से वहाँ जुड़ाव हो गया और इसी प्रसंग में उनको जेल भी जाना पड़ा। सन 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। सामान्य व्यक्ति से संबंधित इनकी अधिकांश रचनाएं हैं। यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता यानी असमानता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं मुखर होती हैं। कहानी संग्रह में ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, ये इनके कहानी संग्रह हैं। झूठा सच, ये इनका उपन्यास है। इसमें भारत के विभाजन की त्रासदी का एक मार्मिक ही वर्णन है। अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता इनकी रचनागत प्रमुख विशेषताएं हैं। लखनवी अंदाज जो व्यंग्य है उसका परिचय लेते हैं कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को हम पढ़ सकते हैं। यशपाल जी उस पतनशील सामंती वर्ग पर इस लेख से कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन शैली का आदी होता है। कहना नहीं होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को हम देख सकते हैं और ऐसी संस्कृति हमारे सामने आती है कि हम दिखावट के लिए बनावटीपन अपना लेते हैं और ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम एक ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हैं और ऐसा हमारी सभ्यता में है। तो इस पर उन्होंने दिखावटी या बनावटीपन पर व्यंग्य किया है। शुरू करते हैं लखनवी अंदाज। मुफस्सिल, मुफस्सिल एक शहर का जो केंद्र होता है उसके नज़दीक का स्थल होता है, उसे मुफस्सिल कहते हैं। शहर के निकट का स्थान। वहाँ की पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर एक यात्री ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी, यानी वो अब वहाँ स्टेशन से चलने ही वाली थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। ट्रेन में अलग अलग खंड बने होते हैं और जो आरामदायक एसी वगैरह लगा हुआ जो क्लास होता है उसमें जाने के पैसे अधिक लगते हैं। लोकल डिब्बा होता है उसमें पैसा कम लगता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आराम से जाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेना पड़ता है, लेकिन उसके पैसे अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर के एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया।
हमारे जो व्यंग्यकार हैं ये कह रहे हैं कि आराम से जाने के लिए कि ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, तो आराम से मैं चला जाऊं, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देख लूं और भीड़ से बचकर के एकांत में बैठूंगा तो नई कहानी के बारे में कुछ सोच सकूंगा। ऐसा सोच करके सेकंड क्लास का एक टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, स्टेशन से रवाना हो ही रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझा और दौड़ करके उसमें हमारे लेकर चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, अनुमान ऐसा था कि खाली डिब्बा होगा, लेकिन डिब्बा निर्जन नहीं था, उसमें पहले से कोई बैठा हुआ था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश कहते हैं, इज्जतदार सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मार करके बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर उन्होंने रख रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगा, हमारे लेखक को ऐसे लगा जैसे मेरे उस डिब्बे में प्रवेश करने पर वे जो सज्जन थे उन्हें असंतोष लगा हुआ हो। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, शायद ये महाशय भी, ये सज्जन भी कहानी के लिए ही, नई कहानी बनाने के लिए कोई चिंतन कर रहे हो, या खीरे जैसी अपदार्थ एक तुच्छ छोटी सी वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, या ऐसे भी हो सकता है कि एक सामान्य खाने की वस्तु है खीरे और इस खीरे का शौक करते उनको देख लिया गया, इसलिए वो संकोच कर रहे हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अर्थात जब लेखक उस डिब्बे में चढ़े तो वहाँ जो नवाब साहब पहले से बैठे हुए थे उनको कोई उत्साह नहीं मिला, अर्थात वो उत्साहित नहीं हुए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठ कर के आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, क्योंकि वही उत्साहित नहीं तो हमने भी फिर उनसे आंखें चुरा ली और सामने के बर्थ पर मैं बैठ गया। ठाले बैठे, व्यर्थ बैठे, फालतू बैठे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत हमारे लेखक को है, कल्पना करने लग गए। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लग गए। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से, किफ़ायत के विचार से, फ़ायदे के हिसाब से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब उन्हें गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। हो सकता है नवाब साहब को ये जो संकोच हो रहा है, असुविधा हो रही हो, इसलिए हो रही हो कि ये नवाब हैं और सेकंड क्लास के दर्जे का जो यहाँ बर्थ है, जो यहाँ डिब्बा है, उसका टिकट खरीद करके ये बैठ रहे हो और यहाँ इनको जब मैंने देख लिया तो शायद वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए संकोच कर रहे हो। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के एक सज्जन के सामने खीरा वो कैसे खाए। हम कनखियों से यानी तिरछी नज़रों से नवाब साहब को देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे। नवाब साहब ने अचानक संबोधन किया, ओह आदाब अर्ज। यह एक सम्मान का संबोधन का तरीका है। जनाब खीरे का शौक फरमाएं। जो सामने खीरा रखा हुआ था उसके लिए नवाब साहब ने कहा लेखक को
कि आप खीरे को खाइए, शौक फरमाएं, आप आराम से, शान से, सम्मान के साथ खीरे को खाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले वो संकुचित दिख रहे थे और अब सम्मान के साथ मुझे खीरा खाने के लिए कह रहे हैं। तो लेखक ने सोचा अचानक इनका भाव परिवर्तन कैसा हो गया। उन्होंने भांप लिया, पहचान लिया, समझ लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लतेड़ लेना चाहते हैं। लेखक समझ गए कि इस शराफत का भ्रम बनाए रखना चाहते हैं, गुमान यानी भ्रम, तो ये शराफत का भ्रम बनाए रखना चाहते हैं। और जैसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं, ऐसे ये मुझे सोच रहे हैं, मेरे बारे में अनुमान लगा रहे हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। हमारे लेखक ने शुक्रिया अदा किया उनके कहने के लिए, और किबला यानी सम्मान होता है, और सम्मान के साथ उन नवाब साहब को ही कह दिया, शौक फरमाएं, आप स्वयं ही आराम से, सम्मान से, शौक से इसे ग्रहण करें। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देख करके गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ करके सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से एक लोटा उठा करके दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद करके झाग निकाला, और फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से, आराम से, सावधानी से छील करके फाँकों को करीने से सही तरीके से तौलिए पर सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी वो देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से, बहुत अच्छे प्रकार से, अच्छे तरीके से खीरे की फाँकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। वो जो पाउडर था वह खीरों की फाँकों के ऊपर लगाया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट हो रहा था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। खीरा उन्होंने खाया नहीं था, लेकिन उनके चेहरे से लेखक को ऐसा लग रहा था, उनका जबड़ा जो चल रहा था, बिना खीरा खाए मुंह उनका चलने लग गया था, तो उससे हमारे लेखक समझ गए थे कि शायद इस खीरे के खाने की कल्पना से ही उन्हें आनंद मिल रहा है, स्वाद मिल रहा है। और अब लेखक फिर तिरछी नज़रों से, कनखियों से तिरछी नज़रों से उन्हें देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर वो उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, वल्लाह का मतलब सचमुच, शौक कीजिए अर्थात आप खाइए। लखनऊ का ये बालम खीरा है, बालम यानी प्यारा, ये लखनऊ का बहुत ही प्यारा खीरा है, आप सचमुच खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़ी खीरे की पनी आती, यानी रसीली फाँके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, पहले मना कर चुके थे खाने के लिए, कैसे खा सकते हैं। आत्मसम्मान यहाँ निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मुझे इच्छा नहीं हो रही है, और मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा का अर्थ है पाचन शक्ति, मेरी पाचन शक्ति भी थोड़ी कमज़ोर है। किबला आप सम्मान से शौक फरमाएं, आप सम्मान के साथ खा सकते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण यानी तृष्णा के साथ आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर
दीर्घ निश्वास, लंबी श्वास ली। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों पर ले गए, फाँक को सूंघा और स्वाद के आनंद में, अर्थात बिना खाए केवल उस गंध से ही स्वाद का आनंद उन्हें मिल गया और अब अपनी पलकें मूंद ली, आंखें बंद कर ली। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर आया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, अर्थात फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाते, वासना से रसास्वादन करते और फिर खिड़की से बाहर फेंकते गए। खाते नहीं थे, केवल उस खीरे की फाँक को उठाते थे, नाक के पास ले जाते थे, उसकी गंध लेते थे और फिर उसे बाहर फेंक देते थे। नवाब साहब ने खीरे की इस प्रकार करके सभी फाँकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तौलिए से हाथ और होठ उन्होंने पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। अर्थात एक भी फाँक खाई नहीं, केवल सूंघा, ओटो के पास ले गए और उससे उनका पेट भर गया। वो ये बताना चाहते हैं कि खानदानी रईसों का यही तरीका होता है, वे खाते नहीं हैं, केवल गंध ही ग्रहण करते हैं और उसी से उनका पेट भर जाता है। ये नवाब साहब ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर अब लेट गए। अब जब सभी फाँकों को फेंक दिया और लगभग उन्होंने महसूस किया जैसे उनका पेट ही भर गया हो, और फिर इसके बाद वो लेट जाते हैं। हमें तस्लीम में सिर यहाँ कम कर लेना पड़ा। तस्लीम का मतलब सम्मान में, उनके नवाब साहब के सम्मान में सिर खम लेना का अर्थ है सिर को झुकाना। मैंने अपना सिर झुका लिया। यह है खानदानी तहजीब, शिष्टता, नफासत, स्वच्छता और नज़ाकत, कोमलता। खानदानी लोगों की ये शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने की इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही संतुष्ट वे नवाब साहब हो गए थे। तो उनका सूक्ष्म, नफीस, अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश शब्द हैं, सूक्ष्म तरीका इसे कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? क्या उससे पेट भर सकता है? पेट की अग्नि शांत हो सकती है? पेट की प्रसन्नता हो सकती है? ऐसा हमारे लेखक सोच रहे थे। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द भी सुनाई दिया। अब भरे हुए पेट में जैसे लोग डकार लेते हैं, उसी तरह नवाब साहब डकार भी लेने लगे। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है सकील। सकील यानी आसानी से जो नहीं पचता है, नामुराद, अभागा, मैदे पर बोझ डाल देता है। यह पेट पर बड़ा बोझ डाल देता है, अच्छे से इसका आसानी से पाचन नहीं हो पाता। पेट पर बोझ डाल देता है, पाचन नहीं होता तो पेट भरा भरा रहता है। ऐसे नवाब साहब ने कह दिया। लेखक के ज्ञान चक्षु ही खुल गए, ज्ञान नेत्र खुल गए, पहचान लिया ये है नई कहानी के लेखक। अपने जो कहानी ढूंढ रहे थे, अब उस कहानी के लिए इनको ये लेखक मिल चुके थे। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार उनको आ गया है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से भी कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब हमारे लेखक को समझ में आ गया कि जब नवाब साहब बिना खाए इनका पेट भर गया, बिना खीरे का स्वाद लिए केवल गंध से इनका पेट भर गया और इन्हें डकार तक आने लगी है,
ये बड़े प्रसन्न हो गए हैं। तो बिना खाए जब इनका पेट केवल कल्पना से भर सकता है, सुगंध से भर सकता है, तो फिर वास्तव में बिना घटना की, बिना पात्रों के कहानी क्यों नहीं बनाई जा सकती। अर्थात उसी प्रकार की कल्पना से हम नई कहानी भी बना सकते हैं। ये विचार लेखक के उपस्थित हो गया।